अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरी वॉइस ऑडिबल है सबको? आवाज आ रही है? जी अच्छा, मैंने मैम। आपको ना कुछ अच्छा ठीक है। मैंने आपको ना कुछ भेजे हैं वॉइस नोट्स जिसमें ओबेसिटी की मैनेजमेंट शामिल है। वो आपको आनी चाहिए। इसके एमसीक्यूज आ जाते हैं ओबेसिटी रिलेटेड ना। जीएलपी 1 का भी यूज करना है। सीमाग्लोटाइड ऑरल फॉर्म में भी अवेलेबल है। और कुछ मैंने आपको वॉइस नोट्स भेजे हैं जीएटी मेलिग्नेंसी रिलेटेड, जिसमें मैंने हेमाटोमेटस और नॉन हेमाटोमेटस की टाइप्स बताई हुई है। और कुछ मैंने वॉइस नोट भेजे हैं हाइपोथर्मिया के। मेरे पास ना नोट्स थे, वॉइस नोट्स नहीं। मैंने उसमें रिटन फॉर्म में डिस्कस किया हुआ था। और भी मैंने कुछ हाँ अल्सरेटिव कोलाइटिस का भी ट्रीटमेंट भेजा है मैंने आपको वॉइस नोट में, और क्रोन्स का भी। ठीक है। तो ये आप उधर से भी रिवाइज कर सकते हो। वॉइस नोट से ना नोट्स बनाना आसान हो जाते हैं, इसलिए। चलें, आज हम अपना स्टार्ट करते हैं वापस गेस्ट्रो का। गेस्ट्रो में हमारे गेस्ट्रो के सारे वॉइस नोट्स ना आपके पास मैंने शेयर कर दिए हैं। वो हमारे पास 397 पेज है। गेस्ट्रो पेज नंबर 71। अच्छा, सॉरी, एमसीक्यू नंबर 71, पेज नंबर 397। और ये है गेस्ट्रो, और आपके पास स्क्रीन पे भी शेयर हो रहा है। 31 years old male with a ileoanal pouch, 6 months ago for ulcerative colitis presents with a 6 week history of fecal urgency, increased frequency of stools, sometimes with blood. अब उसके एंडोस्कोपी पे ileoanal pouch आ आइए। एक सेकेंड, which confirm the diagnosis of pouchitis. What should be the next best initial treatment for him? आपने याद रखना है कि हमारे पास जो पुचाइटिस बेसिकली क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह के साथ एसोसिएटेड हो सकती है। जब भी अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ पुचाइटिस की हिस्ट्री दी हुई होगी, उसमें आपके पास इंक्रीज फ्रिक्वेंसी, अर्जेंसी और इस तरह की चीजें आ रही होंगी हिस्ट्री में भी। तो इसके ट्रीटमेंट में आपके पास ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, इसमें आपके पास एंटीबायोटिक्स होती हैं। और एंटीबायोटिक्स में आपके पास जो है ना, प्रेफरेबल जो आप मेट्रोनिडाजोल देते हो। ठीक है, ये एमसीक्यू विजडम में भी कई बार आया हुआ है। 72 एमसीक्यू है हमारे पास। 50 years old male admitted with a history of urinary tract infection, which was treated with intravenous ceftriaxone or gentamicin for 5 days. After 5 day treatment, he developed left-sided abdominal tenderness and diarrhea. Sigmoidoscopy was done, which shows yellow plaques. What is the most likely diagnosis? ये आपको पता है, सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस की हिस्ट्री टिपिकल बनती है। मेरे फादर को मैं आपको बताती हूँ अक्सर कि उनको जिस्ट था। उनको जब आखिरी टाइम में उनकी एक्यूट लिम्फ इस्कीमिया हुआ, तो उनको नेक्रोटाइजिंग फिशाइटिस सारा डेवलप होना शुरू हो गया। हमने करा ली थी। आपको कितना टाइम पीरियड मैंने आपको बताया था कि आपने जो है वो ग्रेड 2B एक्यूट लिम्फ इस्कीमिया में कितने टाइम में हमने करानी होती है सर्जरी? 6 hours। 3 to 6 आवर्स में करानी होती है। उनका टाइम जोन गुजर गया था इस वजह से। फिर उनको आखिर सर्जरी के बाद भी गैंग्रीन डेवलप हो गया। गैंग्रीन के साथ उनको वेट गैंग्रीन था, इन्फेक्शन था। क्लिंडामाइसिन स्टार्ट की हमने। क्लिंडामाइसिन के बाद उनको जिस्ट तो था ही था, उसका तो ट्रीटमेंट चलता था। तो उसके बाद उनको सारा एंटीकोagulation भी, डबल एंटीकोagulation पर डाला, तो ब्लडी स्टूल्स स्टार्ट हो गए। अब हमें डिफरेंशिएट करना था वेदर ये ब्लडी स्टूल सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस की वजह से हो रहे हैं, या फिर ये जिस्ट इटसेल्फ जो है ना कॉम्प्लिकेट कर गया है, या फिर एंटीकोagulation। एंटीकोagulation स्टॉप कराई हमने, उससे भी कोई असर नहीं पड़ा। उनके ब्लडी स्टूल्स जो है ना वो कंटिन्यू रहे, और फ्रेश ब्लड आता था बहुत ज्यादा। तो सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस के लिए हमने उनका स्टूल एग्जामिनेशन कराना था, लेकिन उससे पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। तो क्लिंडामाइसिन के साथ सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस बहुत ज्यादा कॉमन होता है। सबसे ज्यादा क्लिंडामाइसिन के साथ होता है। और उसके बाद हमारे पास कौन सी ड्रग्स होती हैं जिसके साथ हमारे पास सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस हो सकता है? सेफ्ट्रेक्सोन के साथ भी हो सकता है। ये लिस्ट ऑफ चॉइस इन्होंने ना नीचे एक आध एमसीक्यू नीचे आएगा तो बताई हुई है। सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस में आपके पास ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, अब ना लेटेस्ट ट्रीटमेंट चेंज हो चुका है। क्या होता है फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट? ओरल बैंको। ओरल पाइडक्स। ओरल बेंटो होता है, हाँ जी बिल्कुल। और आप लोगों ने पढ़ा होगा। वेंटोमाइसिन है ओरल। डेक्सो पाइडॉक्सिमिक्स। में। हाँ जी। और अगर आपके पास इससे रिस्पांस नहीं आ रहा, तो फिर आप आईवी मेट्रोनिडाजोल वगैरह पे भी डाल सकते हो साथ में। और उसके अलावा हमारे पास अगर रिकरेंट हो रहा है इन्फेक्शन, तो फिर क्या करना होता है? ओरल फिडॉक्सोमाइसिन। उसका ना दो ऑप्शन लिखे हुए हैं कि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उसको कुछ हो गया है विद इन 12 वीक्स, और विद इन 12 वीक्स था या 12 डेज था। ये आपको पास मेडिसिन में अच्छा मिलेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ग्रुप पे भी शेयर कर दीजिएगा। मुझे भी रिकॉल नहीं आ रहा, लेकिन उसमें दो तरीके थे कि आपके पास विद इन जो है 12 डेज हो गया है, तो ठीक फिर है। आपने क्या करना है? आफ्टर 12 डेज क्या करना है? एक महीने किसी के को याद? बाद आप क्या कह किसी रही और? हैं? बाकी से अपने आप को ना जरूर म्यूट रखा करें। अच्छा, तो किसी को याद है? अगर नहीं याद तो प्लीज इसको देख लीजिएगा। अच्छा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का भी रूल है इसमें, वो कौन सी होती है?
मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो हमारे पास सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस का ना सारा ट्रीटमेंट तकरीबन चेंज हो चुका है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, फिर उसके बाद रिकरेंसी का ट्रीटमेंट है। और अगर बार बार 2 से ज्यादा एपिसोड्स हो गए हैं फीकल जो है ना वो बायोटिक का कुछ हमने रिप्लेस भी करना होता है, ट्रांसप्लांट भी करना होता है, ये आपके पास मेडिसिन सबके पास है। ठीक है, तो इसको आपने जो है ना अच्छे तरीके से इसको रिवाइज कर लेना। ये इसका ट्रीटमेंट जो ऑप्शन जो पास मेडिसिन लिखा हुआ है वही ट्रीटमेंट जो है ना उसमें भी लिखा हुआ है, सीएमडीटी में भी। ठीक है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का नाम किसी को याद है इसकी? बेज़लोटुक्सुमैब के नाम से आती है। ठीक है, इसकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अच्छा, इसको जो आपने कब जो है वो स्टार्ट करना होता है ये ट्रीटमेंट, डेज 12 मुझे याद पड़ता है, 12 के साथ क्या डिजिट था ये आपने देख लेना इसमें। 73 MCQ हमारे पास है, अल्कोहलिक पेशेंट है विद सेवियर malnutrition, टीपीएन 2 days बैक, नाउ कंप्लेन्स ऑफ जो है ना जनरलाइज बॉडी वीकनेस। ये आपको पता है टीपीएन के साथ अगर पेशेंट को जो है ना वो होता है तो ये हाइपोफॉस्फेटीमिया की टिपिकल हिस्ट्री होती है। टीपीएन के साथ सबसे कॉमन होता भी वही है। अब मैंने आपको नेक्स्ट बताया था 74 MCQ टैग्ड आरबीसी स्कैन का, जब आपके पास एक्यूट जेईटी ब्लीडिंग का मोस्ट सेंसिटिव मार्कर। मैंने आपको उस दिन भी ये डिस्कस किया था हमने ये। 75 MCQ है, which one of the following is most suggestive of Crohn's disease and ulcerative colitis? अब आपके पास क्रोन्स डिजीज में पेरिएनल डिजीज का आ जाना। क्रोन्स और अल्सरेटिव कोलाइटिस का मेरा ख्याल है मैंने अपने जो मैप वाले ग्रुप में शेयर किए थे इसके निमोनिक्स के कुछ पिक्चर्स मैं आपको दोबारा शेयर कर दूंगी इस ग्रुप पे भी। और इसके जो है ना पास्ट मेडिसिन से इसके डिफरेंसेस का टेबल भी आपने याद करना होता है, और मैंने वॉइस नोट में भी बताया हुआ है वो। 76 MCQ है, डायग्नोज पेशेंट ऑफ क्रोन्स डिजीज विद ए हिस्ट्री ऑफ। सही है, डॉक्टर शाजिया ने देख लिया, 12 वीक्स बता रही है वो। ठीक है डॉक्टर शाजिया, इसकी ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा, पास मेडिसिन का तो पासपोर्ट सबके पास ही है। ठीक है। अच्छा, इसमें आपके पास क्रोन्स डिजीज विद हिस्ट्री ऑफ पेन ड्यूरिंग पासिंग स्टूल एसोसिएटेड विद डिस्चार्ज फ्रॉम द पेरिएनल रीजन। एग्जामिनेशन पे ओपनिंग आ गई है उसकी एनल ओरिफिस से विद डिस्चार्ज और ऑन जेंटल प्रेशर, यू सस्पेक्ट फिस्टुला, व्हाट शुड बी द फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट? अच्छा, आपको पता है कि क्रोन्स डिजीज के साथ फिस्टुला बनता है। अब अगर क्रोन्स डिजीज के साथ फिस्टुला है और मेंटेनेंस पे डालना है तो कौन सी ड्रग यूज करते हो? यहाँ पे तो आपको फिस्टुला के लिए आपने अभी मेट्रोनिडाजोल और सिप्रो दे दी है ना, उसको साथ पेन भी है, डिस्चार्ज भी आ रहा है। वैसे आपने मेंटेनेंस पे डालना हो अगर फिस्टुलेटिंग डिजीज है तो फिर आप क्या ऐड करते हो? इन्फ्लिक्सिमैब। वेरी गुड, इन्फ्लिक्सिमैब ऐड करनी होती है आफ्टर एंटीबायोटिक। 77 MCQ है, which one of the following investigation of choice for a diagnosis of diverticulitis in a patient with presented with bloody diarrhea? CT abdomen कराना होता है। अच्छा, इसका ना जब आप इंशाल्लाह शॉर्ट केस लॉन्ग केस की तैयारी करोगे, इसका लोअर जे ब्लीड का मैंने निमोनिक जो बनाया था लैरिब्ड, मैं आपके ग्रुप पे भी लिख देती हूँ, ये आपको इसलिए इंपॉर्टेंट होता है लैरिब्ड। एल से आपके पास लोकल पैथोलॉजी, ए से आपके पास एंजियोडिस्प्लेजिया लोअर जी ब्लीड में, आर से आपके पास जो है ना वो इसमें रेडिएशन, आई से इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज, बी से जो है ना बॉवल मेलिग्नेंसी, और डी से डायवर्टिकुलाइटिस। ये लोअर जी ब्लीड की कॉजेज होती हैं सारी। तो लोअर जी ब्लीड में मैम आपने ना ये चीजें दोबारा पूछ। प्लीज एक दफा दोबारा। लैरिप्ड, लैरिप्ड का निमोनिक होता है, मैंने लिख दिया आपके चैट बॉक्स में, आप देखो लैरिप्ड है। आर एल से लोकल पैथोलॉजी जिसमें आपके पास हेमोरॉइड्स आ जाते हैं, ए से एंजियोडिस्प्लेजियास, आर से रेडिएशन, आई से आपके पास आईबीडी, डी बी से आपके पास बॉवल मेलिग्नेंसी, डी से डायवर्टिकुलाइटिस, और डी से ही डायरिया, जो कि कुछ डायरिया है कैंपाइलोबैक्टर वगैरह लोअर जी भी कर सकते हैं। ओल्ड एज में कहते हैं डायवर्टिकुलाइटिस आपके पास मोस्ट कॉमन कॉज होता है, और आपके पास लेफ्ट साइडेड मैस मिलता है। अगर राइट साइडेड मैस मिलता है तो वो क्रोन्स डिजीज या फिर टीबी का फीचर होता है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास 78 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स इज करेंटली मोर स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसाइल इन्फेक्शन? इसमें हमारे पास जो है ना वो ऑप्शन इन्होंने तरतीब से बता दें, क्लिंडामाइसिन, फ्लोरोकिनोलोन, सेकंड थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन। मैंने अभी आपको अपने फादर की एग्जांपल दी थी कि क्लिंडामाइसिन वो लेते थे। हमने उनका सूडोमोनास कोलाइटिस के लिए टेस्ट क्या होता है स्टूल में? सीटीडी टॉक्सिन्स। कौन से टॉक्सिन? हाँ जी, हाँ जी, ए और बी। सीटीडी टॉक्सिन। इसकी 2 टाइप्स होती हैं आपके पास, ए और बी टॉक्सिन का फर्दर। ठीक है। अच्छा, इसके भी एमसीक्यू पास मेडिसिन में आता है, पास मेडिसिन में उन्होंने हिस्ट्री बनाई हुई होती है और कहते हैं आप क्या कराओगे। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास 79 है। आ 56 years old
male presented with a bleeding per rectum for 1 week and altered bowel habits for 1 month. Examination पे उसके nodular liver है. On palpation, which of the following is best initial investigation for him? अच्छा, इस पे ना एक बहस हुआ करती थी हम सबकी कि वैसे तो हम क्लोनोस्कोपी कराते हैं लोअर जीआई ब्लीड में, तो यहाँ पे वो क्यों बात करें प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी? कोई इसका लॉजिक बता सकता है? हाँ जी. टॉक्सिन स्टूल में देखना होता है, मदिया स्टूल एग्जामिनेशन कराते हैं सूडोमोनास कोलाइटिस में. बेसिकली आपके पास मेलिग्नेंसी की, लोअर जीआई मेलिग्नेंसी की सबसे कॉमन सोर्स कौन सी होती है? किस जगह पे होता है? रेक्टल पॉलिप वगैरह. नहीं, Rectal सिग्मोइड कोलोन में ना. MCA सिग्मोइड. अच्छा सिग्मोइड. ठीक है. 2 MCQs आते हैं इसके, 2 तरह से, कि लोअर जीए ब्लीड की सबसे कॉमन सोर्स ऑफ ब्लीड कौन सी वेसल होगी, किस जगह पे होगी. पास मेडिसिन में मैंने ना लास्ट उसमें है गैस्ट्रो के चैप्टर में, उधर अपने नोट्स बनाए थे. अनफॉर्चुनेटली मैं अपनी बुक्स नहीं ला सकी, उनका वेट बहुत ज्यादा था. तो इसलिए उसमें अगर आपके पास है ना, पास मेडिसिन में खोलिएगा, उन्होंने लिखा हुआ है कि एंजियोडिस्प्लेसिया की कॉमन साइट कौन सी है और आपके पास मेलिग्नेंसी की. तो ये दोनों चीजें आपने नोट करके रखनी है. मेरा ख्याल है मदीहा इसको शेयर कर देगी ग्रुप में फिर. तो इसमें आपने देखना होता है सिग्मोइड कोलोन सबसे कॉमन साइट होती है, तो इसकी वजह से वो कहते हैं कि सिग्मोइड कोलोन मुझसे मैं ये जो है ना, मैं आपको अपने बेसिस की भी एग्जांपल देती हूँ. मुझे आया था ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस और इसका लीवर इतना बड़ा बड़ा पैल्पेबल था, और इसकी जो है ना, जब लीवर के साथ जब मैंने नोड्यूलर था, और जब मेट्स के अंदर जो है ना वो अम्बलाइकेशन हो रही थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि इसकी सोर्स क्या होगी सबसे कॉमन. तो सबसे कॉमन लीवर में जो मेट्स आते हैं ना आपके पास, ये कोलोरेक्टल कार्सिनोमा के आते हैं, और कोलोरेक्टल कार्सिनोमा की सबसे कॉमन साइट सिग्मोइड कोलोन होती है. तो कहते हैं पहले आप सबसे कम इन्वेस्टिगेशन पे जाओ, प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी इसलिए कराते हैं. और दूसरा, प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी आप ना क्लोनोस्कोपी के लिए बड़ी आपको अरेंजमेंट्स चाहिए होती है. लाइक पेशेंट अगर प्रीवियसली एमआई हुआ हुआ है, विद इन कुछ टाइम पीरियड में क्लोनोस्कोपी की कॉन्ट्राइंडिकेशन में आ जाते हैं, तो इसीलिए आप कहते हो पहले प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी करा लो. अब यहाँ पे वो कोलोरेक्टल कार्सिनोमा की वजह से लीवर, नोडुलर लीवर बता रहा है कि उसके मेट्स गए हुए होंगे उधर कहीं. ठीक है. तो ये इसके पीछे लॉजिक है पूरा, इस एमसीक्यू के पीछे. 80 हमारे पास एमसीक्यू है. 55 years old male presented with a history of epigastric pain after eating. Examination पे mass palpable in the epigastric area. Patient has a history of acute pancreatitis 2 months back, which was managed conservatively. Labs पे उसका high serum amylase है. What is the most probable diagnosis? Pancreatic pseudocyst. अच्छा, walled off necrosis और pancreatic pseudocyst में क्या डिफरेंस होता है? ये जब मैंने डीएचए का एग्जाम दिया था ना, तब हमें एमसीक्यू आया था. उसमें बेसिक्स आती है ना, बेसिकली सर्जरी भी कवर करनी होती है. बेसिकली आपके पास पेनक्रेटाइटिस के बाद ना, कुछ मंथ्स के बाद, कहते हैं 4 to 6 वीक्स के बाद, आपके पास अगर स्टिल एमाइलेज रेज्ड आ रहा है ना, तो ये पेनक्रियाटिक सूडोसिस्ट को शो करता है. तो वॉल्ड ऑफ नेक्रोसिस के साथ इसका डिफरेंस होता है. वॉल्ड ऑफ नेक्रोसिस में भी इसी तरह के फीचर आते हैं, टाइम पीरियड का डिफरेंस होता है थोड़ा सा. मेरा ख्याल है पेनक्रियाटिक सूडोसिस 6 वीक्स और वो 4 वीक्स बाद आना शुरू हो जाती है वॉल्ड ऑफ नेक्रोसिस. कोई डिफरेंस है दोनों में टेबल टाइम पीरियड का? ठीक है. वॉल्ड ऑफ नेक्रोसिस बेसिकली होती है आपके पास नेक्रोसिस होना शुरू हो जाती है. नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 81. A 62 years old male is investigated for anemia which shows stage 2 rectal carcinoma which is surgically resected. Which tumor marker should be monitored for recurrence? आप कार्सिनोमा एम्ब्रियोनिक एंटीजन लेवल देखते हो. अभी मैं आपको अपने फादर की दोबारा एग्जांपल दूंगी. उनको जब जिस्ट डायग्नोज हुआ था, तो जिस जब उनका मैथ था, सबसे पहले तो मैथ पता चला, तो हमने कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन लेवल कराए थे. कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन जो आखान वाले ना, वो कई चीजें लिखते हैं इसमें ना. ठीक है. कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन की स्मोकिंग में भी बढ़ जाता है ये. तो उन्होंने बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स लिखे हुए होते हैं और इसमें लेवल भी बताए हुए होते हैं. ये मैं इससे हट के बात बता रही हूँ. तो आप देखते हो, वैसे इसको मॉनिटरिंग के लिए भी आप यूज करते हो, रिकरेंस के लिए भी ये देखते हो उसको कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन को. अच्छा, 82 हमारे पास एमसीक्यू है. 27 years old male presented with complaints of fresh blood in the toilet at the end of defecation associated with pain. Patient has a history of constipation with straining during passing stool. What should be the next best step of this patient? अब यहाँ पे हमारे पास ना बेसिकली ये सारी हिस्ट्री दी हुई है फिशर की, एनल फिशर की. एनल फिशर आपके पास एक्यूट भी होता है, क्रॉनिक भी होता है. तो हमारे पास इसमें आपके पास जो है ना टॉपिकल जीटीएन, अब आपने इसको टाइम पीरियड के हिसाब से याद करना है. आपके पास जब एक्यूट होगा तब क्या करना है, क्रॉनिक में क्या करना है. ठीक है. बॉtulinum टॉक्सिन का इन्होंने रोल लिखा हुआ है क्रॉनिक फिशर में. टॉपिकल जीटीएन वगैरह लगाते हो,
और यहाँ पे सर कॉन्स्टिपेशन के बाद तो फिशर्स बहुत कॉमन होते हैं। मेरी एक फ्रेंड थी, उसको ड्यूरिंग जो है ना, उसकी ड्यूरिंग लाइक एमबीबीएस के दौरान उसको जो है ना फिशर्स बहुत ज्यादा कॉमन से कॉन्स्टिपेशन रहती थी। तो अक्सर वो सेलाइन वाटर बाथ ना ले रही होती थी। तो इसमें आप ये भी एडवाइस बाथ एडवाइस करते हैं पेशेंट को। 83 MCQ हमारे पास है। 36 years old patient with a history of GERD for 2 years not getting better with omeprazole 40 milligram twice daily ले रहा है। मैक्सिमम डोज ओमेप्राजोल की क्या होती है? मैक्सिमम डोज में आप ओमेप्राजोल कितना दे सकते हो? 80 mg। क्लोपिडोग्रेल के साथ हम कितना क्लोपिडोग्रेल के साथ हम कौन सी पीपीआई कवर देते हैं? हाँ जी, क्लोपिडोग्रेल पेंटाप्रो ओमेप्राजोल दे सकते हैं। जी वो जी दे सकते हैं। ओमेप्राजोल क्यों दे सकते हैं? ओमेप्राजोल तो हम नहीं देते ना। हमने कार्डियो में एमसीक्यू किया था, क्योंकि इंटरेक्शन होता है P450 वाला सारा। इसलिए जब आप कार्डियो के पेशेंट्स आपके पास, जब एमआई के पेशेंट्स आते हैं वार्ड में, हम जब उसको डबल एंटीप्लेटलेट देते हैं, पीपीआई कवर सारे कार्डियोलॉजिस्ट ऐड कराते हैं, लेकिन उसमें वो पेंटाप्राजोल या लेंसोप्राजोल ऐड कराते हैं। प्रेगनेंसी में कौन से पीपीआई सेफ थे? H2 blockers. प्रेगनेंसी में हमारे पास लेंसोप्राजोल या पेंटाप्राजोल सेफ थी, ओमेप्राजोल सेफ नहीं थी। कार्डियो वाले नहीं देते, हमारे तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं देते थे। कार्डियो के यहाँ पे डॉक्टर हारून बाबर है मुल्तान में, तो वो तो क्वेश्चन उनका फेवरेट होता था, ये पूछा करते थे, लिखा हुआ स्पेसिफिकली। वो कहते हैं क्लोपिडोग्रेल की आपको डोज इंट्रैक्शन मतलब एक इफेक्ट कम हो जाती है एफिकेसी उसकी। 83 MCQ हमारे पास है। पेशेंट इसमें वही बता रहे हो, ओमेप्राजोल मैक्सिमम डोज पे ले चुका है पेशेंट, और उस पे एंडोस्कोपी पे जो है ना स्लाइडिंग हियाटस हर्निया था। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन सीन इन दिस टाइप ऑफ हर्निया? एसोफेजाइटिस इसकी कॉमन कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। उनको ये बुकिश दिखा देना ना, रेफरेंस मांगते हैं लोग सारे सीनियर्स, रेफरेंस दिखा देना। 84 MCQ हमारे पास है। 35 years old female presented with upper abdominal pain for 3 hours associated with vomiting. Examination पे upper abdominal tenderness आ गई है। You ordered some labs and your house officer came with serum vial containing milky serum. What is the probable cause of abdominal pain? ये आपको टिपिकल पता होता है कि इसमें आपके पास एक्यूट पेनक्रेटाइटिस है। एक्यूट पेनक्रेटाइटिस में हुआ किसकी वजह से? हाइपरट्राइग्लिसरीडीमिया की वजह से। ये हाइपरट्राइग्लिसरीडीमिया के लेवल्स कितने होते हैं ट्राइग्लिसराइड्स के, तो पेनक्रेटाइटिस का चांस बढ़ जाता है, इसीलिए मिल्की वाइट आ रहा है वो थाउजेंड्स में। More मैंने आपको बताया था मेरी अपनी मदर को इतने ज्यादा उनके ट्राइग्लिसराइड्स रेज थे, थाउजेंड्स में थे उनके। क्या ट्रीटमेंट होता है हाइपरट्राइग्लिसरीडीमिया का? फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फिनोगेट। फाइब्रेट्स ना, पिनोगेट के नाम से आता है। अच्छा, उसमें क्या साइड इफेक्ट होता है उसका? gallstones। हम्म, मेरी अपनी मदर को गॉलस्टोन्स हुए थे उसके बाद। 85 वही आप लोग अक्सर, हमारे उसमें यही होता है कि बाकी हम कोई ड्रग खुद से दे दें और उसके साइड इफेक्ट अक्सर ऐसे आ जाए, तो फिर आपको बहुत गिल्ट में हो जाता है कि पता नहीं क्यों ऐसे हुआ। मैंने अपनी मदर को खुद ही फिनोगेट पे डाल दिया था, 200 मिलीग्राम लेती थी वो, और उसके बाद उनको जब गॉलस्टोन्स हुए तो मुझे इतना ज्यादा एम्बेरसमेंट हो रही थी कि पता नहीं क्यों मेरी वजह से ही हो गया शायद। ये एक अपनों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, आप अपने लोगों को प्रिस्क्राइब करते हो जब कोई चीज, तो बहुत डर लगता है। 85 MCQ, a known case of rheumatoid arthritis. Patient presented with a history of sudden onset of upper abdominal pain associated with vomiting. Patient also complains of pain after shoulder, in left shoulder. What initial test you will perform? इसमें आपके पास जो है ना वो सडन ऑनसेट ऑफ पेन है विद इसमें आपके पास इस आप अल्सर परफोरेशन, मोस्ट लाइकली अल्सर परफोरेशन की वजह से, तो इसमें आपने हमने कहा था चेस्ट एक्सरे करा के देखना है इमीडिएट। अच्छा, हाँ जी, एस इनहिबिटर से भी ड्राई कफ हो जाती है। फिर आपको क्या करना पड़ता है? अगर एस इनहिबिटर्स का इफेक्ट ड्राई कफ आ गया तो फिर क्या करते हो? नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है हमारे पास? ARB। ARB. एआरबीज, वेरी गुड। और एआरबीज का क्या इफेक्ट होता है पेशेंट पे? एआरबीज के क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? हाँ डॉक्टर असद, बिल्कुल हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया की वजह से भी हो सकता है, फैटी लीवर भी उसके साथ होता है,
लेकिन उनको पहले नहीं था। और जैसे ही उन्हें स्टार्ट की फाइब्रेट स्टार्ट किए हुए 2 महीने हुए, उसके बाद उनको इतना स्वेयर किस्म का राइट हाइपोकॉन्ड्रियम पेन होना स्टार्ट हो गया था। लेकिन मैडम इसका कोई और अल्टरनेटिव नहीं है? नियासिन तो मेरा ख्याल है अवेलेबल ही नहीं है। फाइब्रेट नहीं, देते हैं, लेकिन नियासिन देते हैं। आप यहाँ पे जो है ना, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, ये स्टेटिन भी डाल देते हैं। तो यही डाउट था। मेरी अपनी बहन मुझे कहती थी तुम स्टेटिन, मतलब वो कहती थी स्टेटिन पे डालना है, और मैंने कहा नहीं, फाइब्रेट्स पे डालना है, फिनोगेट पे डालेंगे। तो बाद में मुझे यही गिल्ट हो रहा था कि पता नहीं मैंने ही गलत कर दिया। तो वो फिर अब वो स्टेटिन देती हैं, और वो उस पे ठीक मैडम है उनका। स्टैटिन्स ट्राइग्लिसराइड को कुछ आइसोलेटेड ना कुछ हाइपर इफेक्ट डालते हैं, ट्राइग्लिसराइडीमिया। आइसोलेटेड पे नहीं है, लेकिन फर्स्ट लाइन नहीं है, लेकिन डालते हैं इफेक्ट, उनका कंट्रोल है उस पर। तो इसलिए राइट। वो कुछ ना असर असर डालते हैं उस पर, ट्राइग्लिसराइड्स पे भी डालते हैं। तो उसके बाद जब उनको स्टोन्स हो गए थे ना, गॉल स्टोन्स, तो फिर उसने खुद ही, फिर उसने कहा, मेरी सिस्टर ने फिर मुझसे बहस करके कहा नहीं, अब मेरी चलेगी, अब मैं चलाऊंगी। फिर उसने फिर अम्मी को उस पे डाल दिया था, स्टैटिन्स पे, और उससे उनका अच्छा कंट्रोल है। अब उनके लास्ट हमने जब कराए थे तो उनके 200 में आए हुए थे। राइट। और मैडम ये नहीं, थोड़ा सा करनी भी बताएंगे, चाहिए। जो फाइब्रेट्स कितने ट्राइग्लिसराइड लेवल पे शुरू कराने चाहिए? फाइव, आप नॉर्मली हमारे पास 200 से ऊपर पे तो हर कोई करा देता है स्टार्ट, बिल्कुल कराने चाहिए। मेरी अम्मा को तो थाउजेंड्स में थे। फेमिलियल नहीं है, फेमिलियल अगर होता है हाइपरट्राइग्लिसरीडीमिया तो कौन सी टाइप होती? हाँ जी, कौन सी टाइप में आपके पास हाइपरट्राइग्लिसरीडीमिया आता है फ्रेडरिक्सन क्लासिफिकेशन में? 3A कुछ इस तरह था। नहीं, ये तो अच्छे से हमने पढ़ा था मिसलेनियस एमसीक्यूज में, और मैंने कहा था इसको अपने याद रखते हैं, आते होते हैं एमसीक्यूज, हमारे पास आईएमएम में भी आए थे। टाइप 4 में था। 2 में था हाइपर नहीं, टाइप हाइपर 4 की दो टाइप्स थी ना। टाइप 1 में था काइलोमाइक्रोन्स, जिसमें ज्यादा थे। 2 में आपके पास प्योर हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया था। 3 में आपके पास मिक्स था, दोनों चीजें आ रही थी। 1 और 4 में टाइप 4 था। में आता फैमिलियल टाइप हाइपोटेंशन। 4 और 1 में था। ठीक है। और टाइप 4 और 5 के साथ एसोसिएशन किस चीज की थी? टाइप 4 के साथ हमारे पास डायबिटीज वगैरह की एसोसिएशन भी बताई हुई थी ना। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं हम। 86, a 35 years old female presented with a history of recurrent UTIs for last 1 year, altered bowel habits seen for 3 years. For the last 1 week, she noticed brown colored dabbies in urine with air bubbles. ये फिस्टुला को शो कर रहा है। तो फिस्टुला, फिस्टुलेटिंग डिजीज हमारे पास क्रोन्स डिजीज होती है। 87 MCQ है, 62 years old male with a history of partial gastrectomy 10 years back, presented with progressive jaundice for 3 months. Examination पे ectatic sclera with hepatomegaly, ultrasound पे dilated उसकी CBD. What should be the next इन्वेस्टिगेशन? बेस्ट इन्वेस्टिगेशन पूछ रहे हैं इसमें हमारे पास। मोस्ट लाइकली इस केस में गेस्ट्रेक्टमी हुई है उसकी 10 years बैक। अब जॉन्डिस उसका बढ़ता जा रहा है, तो क्या कॉज होगी इसमें? आपके पास मोस्ट लाइकली सीए स्टमक होगा, तो इसलिए हमें पहले सीटी एब्डोमेन, हमने कहा था जब भी मैस आएगा तो पहले उसमें क्या कराना है? सीटी कराना है। 88 एमसीक्यू हमारे पास है। 42 years old female presented with a history of foul smelling diarrhea with weight loss for 2 years. Now complaints of abdominal distension with positive shifting dullness. ESR और Montauk's test are normal. What is the cause? अब आपके पास ये फाउल स्मेलिंग डायरिया है, और इसमें मैल एब्सॉर्प्शन को शो करता है ये। ठीक है। 89 एमसीक्यू है। 54 years old male presented with pidal edema and ascites for 3 weeks. मैंने आपको बताया था डिस्प्रोपोर्शनेट एसाइटिस का। अच्छा डॉक्टर वहीद को अनम्यूट करना है, आप कर सकते हो, अपने आप को खुद भी अनम्यूट कर सकते हो। कर दिया मैंने उनको अनम्यूट। अच्छा, तो इसमें ना ये, वो नहीं नहीं हो रहा था, मैं ट्राई कर रहा था, अभी हो गया। आपने किया, पहले नहीं हो रहा था, अच्छा मैं पता नहीं काफी क्यों, ट्राई अच्छा इसे तो सब सब खुद से ही किया। कर रहे हैं अपने आप को। अच्छा, हमारे पास टेंशन। जब भी हम पता नहीं मैं क्या बता रही थी उस टाइम पर। सॉरी मैडम। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे फाउल स्मेलिंग डायरिया में मैल एब्जॉर्प्शन के फीचर्स आते हैं। मैल एब्जॉर्प्शन के लिए हमने क्या कहा था, कैसे प्रोसीड करना है, कौन से टेस्ट कराने हैं, कौन सी टाइप्स हो सकती हैं जिसकी वजह से मैल एब्जॉर्प्शन हो सकता है, कॉजेस क्या थी मैल एब्जॉर्प्शन की? अच्छा, हम डिस्प्रोपोर्शनेट एडीमा पे अब बाद में आते हैं, पहले मैल एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। वेरी गुड। डीजाइलोस, डीजाइलोस किस में पॉजिटिव आ जाएगा? ये नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसमें में आएगा ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में उसकी वैल्यूज खराब आएंगी, और हमारे पास पेनक्रेटाइटिस में नॉर्मल हो जाएगा।
अच्छा, डिस्प्रोपोर्शनेट एसाइटिस की बात कर रहे थे। हमारे पास आप लोगों ने अक्सर केस देखे होंगे जिसमें मैंने आपको पढ़ाई भी थी। डिस्प्रोपोर्शनेट एसाइटिस में हमने कार्डियो में एक स्टेरियो किया था। क्या कॉज थी डिस्प्रोपोर्शनेट एसाइटिस की कार्डियो में? कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस ना। मैंने आपको अपने एक पेशेंट का भी बताया था जिसका हमने एमआरआई फिर हार्ट कराया था। ठीक है। अच्छा, 89 MCQ हमारे पास है। 54 years old patient with a pedal edema and ascites for 3 weeks. Patient has a history of foul smelling diarrhea which floats in toilet. अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के डायरिया के क्या डिफरेंसेस होते हैं? हिस्ट्री में तो आप पूछते होंगे अपने मरीजों को यहाँ पे। स्मॉल इंटेस्टाइन में मैडम वो लार्ज वॉल्यूम डायरिया होता है, और इसके साथ सेंट वेरी अब्डोमिनल गुड, पेन होता है, और वेरी न्यूट्रिशंस गुड, की डिफिशियंसीज होती है। वेरी गुड। और इसके अलावा स्मॉल में, जो लार्ज में है उसमें जो है ब्लडी डायरिया हो सकता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और अब साइडों पे पेन होगा अब्डोमेन के, और इसके लार्ज, अलावा हमेशा स्मॉल आपने ऑपोजिट नॉट वर्ड से कम याद होगा। रखना है। स्मॉल इंटेस्टाइन में लार्ज वॉल्यूम ऑफ डायरिया, लार्ज इंटेस्टाइन में स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डायरिया। ठीक है। अब स्मॉल हम्म, इंटेस्टाइन में आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है विटामिन ए, डी, ई के अक्सर उधर ही एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं, तो मैल एब्जॉर्प्शन होगी आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइनल डायरिया में। लार्ज इंटेस्टाइन जो बिल्कुल उसके पास पास है एनएस के, तो फिर उसके साथ आपके पास अर्जेंसी, टेनिस्मस, ये वाले फीचर्स आते हैं सारे। ठीक है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन की डायरिया की हिस्ट्री आपने जरूरी पूछना होता है हिस्ट्री टेकिंग में। अच्छा, अब लार्ज यहाँ पे इंटेस्टाइन बात, में फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होती है ना? आपके पास दोनों में हो सकती है। फ्रीक्वेंसी का दोनों में कोई ऐसा असर नहीं होता, वॉल्यूम डिपेंड करता है आपके पास ना। अच्छा, ओके। यहाँ पे हमारे पास फाउल स्मेलिंग डायरिया विच फ्लोट्स इन अ टॉयलेट, तो कौन से टाइप ऑफ डायरिया होगा? which- स्मॉल इंटेस्टाइन मान रीजन होगा स्मॉल क्योंकि इंटेस्टाइन। बेल एब्जॉर्प्टिव को शो कर रहा है। ठीक है। लैब में उसके लो lymphocytes काउंट विद लो एल्ब्यूमिन एंड लो लेवल ऑफ ग्लोबुलिन्स। एसाइटिक टैब शोज मिल्की फ्लूइड। यहाँ पे तो उन्होंने लिम्फेंजिएक्टेसियास की तरफ ले गए। ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबल डायग्नोसिस? लिम्फेंजिएक्टेसियास। मेरे अपने फादर को स्मॉल इंटेस्टाइन जिस्ट था, वो इतना ज्यादा वो था कि उसकी सर्जरी भी नहीं हो सकती थी। तो इसलिए फर्स्ट लाइन तो आप यही कहते हो कि अगर इसके मैट्स नहीं है जिस्ट के तो आप सर्जरी करा दो। अगर सर्जरी नहीं हो सकती तो फिर आप उस पर डालते हो उसको इमेटिनिब, और सेकंड लाइन पे स्यूटिन का। अच्छा, 90 MCQ है। Which one of the following has a strongest risk factor for developing colorectal carcinoma? Familial adenomatous polyposis, और पोलिपोसिस सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर है। इसके मैंने आपको MCQs आपके वॉइस नोट्स पे भेज दिए हैं, वो जरूर सुन लीजिएगा, बहुत हेल्पिंग है वॉइस नोट्स ना। 91 MCQ है हमारे पास। 42 years old male presented with a watery diarrhea, presented with weight loss, hyperpigmentation for 3 months. Patient was taking methotrexate for seronegative rheumatoid arthritis for crippling polyarthritis for 2 years. Endoscopy was done which shows erythema and ulceration of the second and third part of the duodenum. GIT symptoms के साथ जब भी आपके पास एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशंस में डायरिया, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशंस में जॉइंट पेन आएगा, तो क्या डीडीज आपके जहन में आती हैं? विपल्स आईबीडी आता डिजीज होगा आ सबके जाएगा। जहन में। ठीक है। आईबीडी के साथ साथ वीपल्स डिजीज आ जाती है। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आगे उन्होंने बता दिया लेमिना प्रोप्रिया में फोमी मैक्रोफेजेस बन रहे हैं, पीरियोडिक एसिड शिफ्ट स्ट्रेंथ पॉजिटिव, जो कि वीपल्स डिजीज का टिपिकल फीचर होता है। 92 MCQ हमारे पास है। पेशेंट इज डायग्नोस्ड एज हैविंग वीपल्स डिजीज इन्वॉल्विंग जीआईटी ट्रैक्ट विद नो सीएनएस इन्वॉल्वमेंट। अब वीपल्स डिजीज में आपने प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट देना होता है। ठीक है। सबसे पहले आप सेफ्ट्रेक्सोन उसको आईवी देते हो 2 वीक्स के लिए, उसके बाद सेप्ट्रॉन दे देते हो। सेप्ट्रॉन क्या होता है? ट्रोकोट्राइमोक्साजोल 1 ईयर के लिए। दिए कभी आपने सेप्ट्रॉन दिए अपने पेशेंट्स को? इसका पाउडर भी मिलता है, पता है, सेप्ट्रॉन सेप्टा पाउडर कुछ इस तरह वुंड्स के लिए, जो लोकल मतलब दे रहे होते हैं कुछ। 93 MCQ हमारे पास है। योर हाउस ऑफिसर came to you with an imaging investigation done for patient for intestinal obstruction which shows claw sign ना। Which of the following investigation will show this sign? आपके पास क्या होता है क्लॉ साइन बेरियम अनीमा पे? क्लॉ बेरियम अनीमा पे किस वाली डिजीज में नजर आएगा? इंटरसेप्शन पे। ठीक है। और अगर रिवर्स क्लॉ साइन होता है तो वो किस पे नजर आएगा? रिवर्स क्लॉ साइन किस पे नजर आएगा? आपके पास क्लॉ साइन बेरियम एनीमा पे और रिवर्स क्लॉ, मैंने आपको बताया था कि बेरियम एनीमा आगे बेरियम की बेरियम फॉलो थ्रू, बेरियम बेरियम मील, बेरियम सोलो, और चार्ज बेरियम एनीमा हो गया। ठीक है। तो इसमें आपके पास ना डिफरेंट टाइप के एमसीक्यूज आते हैं।
क्लॉस साइन और रिवर्स क्लॉस साइन। बेरियम एनीमा पे क्लॉस साइन आता है और रिवर्स क्लॉस साइन किसी और उस पे आता है, ठीक है। अगर बेरियम वो फॉलो थ्रू अल्ट्रासाउंड, बेरियम फॉलो थ्रू का था कुछ, ठीक है। रिवर्स क्लॉस साइन बेरियम फॉलो थ्रू पे। अब बेरियम फॉलो थ्रू और ये किस किस लेवल पे होंगे, ये मैं आपको भी ना अब एक भेजती हूँ इसकी पिक्चर, ठीक है। ये मैंने यानी अपने डॉक्टर अभी साहब आप ये MRCP2 कह वाले रही हैं कि कैंडिडेट्स को अगर कराया है। इंटरसेप्शन है और बेरियम फॉलो थ्रू होगा तो उसमें रिवर्स होगा। हाँ जी, ठीक है। और इसके अब आपके पास बेरियम एनीमा कितने लेवल पे तक होता है, बेरियम फॉलो थ्रू कितने पे होता है, बेरियम मील किस पे आता है, ये मैं आपको ना अभी MRCP वाले ग्रुप से उठा के भेजती हूँ स्क्रीनशॉट्स। मुझे अभी खुद एग्जैक्टली लेवल नहीं याद, तो मैं आपको भेजती हूँ, क्लास के बाद मुझे याद करा दीजिएगा। अच्छा, ये इसके जो है ना बेरियम के साइन है। अल्ट्रासाउंड साइन इंटरसेप्शन के टारगेट साइन है, सूडो किडनी साइन, डोनट साइन होता है। ये आप नेट पे भी देख सकते हो, साइन पिक्चर्स देखोगे तो रिटेन रह जाएगा। 94 MCQ हमारे पास है। 45 years old patient with a history of water diarrhea for 3 months। अब देखो इसमें ऑस्मोलैलिटी बताई दी है, नॉर्मल है, कोई फीकल गैप नहीं है। मुझे जो DHA में MCQ आया था उसमें उन्होंने ऑस्मोलैलिटी का लेवल दिया हुआ था, जिसकी वजह से मुझे पता चला था कि आपके पास 50 से कम कम नॉर्मल होती है। 50 अगर 100 से ऊपर चली जाती है, 92 100 से ऊपर, तो इसका मतलब है ऑस्मोलर गैप आ रहा है, जो कि ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स के साथ आता है। VIP ओमा में आपके पास सेक्रेटरी डायरिया होता है, जिसमें आपके पास नॉर्मल ऑस्मोलर गैप होता है, कोई डिफरेंस नहीं आता फीकल का, ठीक है। तो ये टिपिकल हिस्ट्री VIP ओमास की है। VIP ओमास में स्टूल का वॉल्यूम कितना होता है, एक सेकेंड दीजिएगा मुझे। हाँ जी, VIP ओमास में हमारे पास कितना लेवल होगा, स्टूल में कितना कितना वॉल्यूम आ रहा होता है, 700 ml, ठीक है। 700 ml से ज्यादा होना चाहिए। अगर 700 ml से कम है तो वो VIP ओमास नहीं हो सकते। उसके अलावा क्या होता है VIP ओमास में, WDHA डिजीज भी इसको बोलते हैं ना। क्या होता है WDHA में, वाटर डायरिया, H से हाइपोक्लीमिया, A से एक्लोराइड्रिया, ठीक है। WDHA इसकी डिजीज का नाम होता है। दूसरा, ये अलमगरिबी ने लिखा हुआ है। मैडम वो अच्छा, हाँ जी। ऑस्मोटिक वाले आपने कहा कि कितने कितने से ज्यादा हो कम हो, वो पॉइंट बता दें। अच्छा, आपके ऑस्मोटिक पास डायरिया। नॉर्मली क्या होती है, स्टूल ऑस्मोलैरिटी, और आपने ना स्टूल ऑस्मोलैरिटी और ब्लड ऑस्मोलैरिटी को माइनस करना होता है, इसको हम बोलते हैं ऑस्मोलर गैप, ठीक है। आपके पास नॉर्मली अगर आपके पास वाटर रिलीज हो रहा है तो गैप में डिफरेंस तो नहीं आएगा ना, सोल्यूट्स तो उतने ही है, तो डिफरेंस जो है वो नॉर्मल रहेगा, जितना नॉर्मल होता है 10 से लेके 50 के बीच बीच में, ठीक है। अगर वो ऑस्मोलर गैप स्टूल और फीकल का इतना ज्यादा आने लग गया, 100 से ऊपर चला गया है, तो ये हाई ऑस्मोलर गैप स्टूल आ रहे हैं, मतलब इसका मतलब है सॉल्यूट्स स्टूल के अंदर ज्यादा रिलीज हो रहे हैं। तो अब आपके पास हाई वॉल्यूम जो हाई ऑस्मोलर गैप जिसमें ज्यादा आएगा, वो आपके पास किस वजह से आएगा, ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स की वजह से। VIP ओमास आपके पास क्या करते हैं, ये हमारे पास सेक्रेटरी डायरिया करते हैं, जिसमें ऑस्मोलर गैप नॉर्मल रहता है, ऑस्मोलर गैप का डिफरेंस नहीं आता। क्लियर हो गया। मैम ओके स्टूल जी मैडम। स्टूल में से ब्लड का माइनस करना है। माइनस करते हैं, हाँ जी, ठीक है। स्टूल माइनस करना, ऑस्मोलैरिटी माइनस ब्लड ऑस्मोलैरिटी। हाँ जी, ठीक है। अगर डिफरेंस 100 से ऊपर चला जाता है तो हाई ऑस्मोलर है, इसका मतलब स्टूल की ऑस्मोलैरिटी बढ़ी हुई है, तो कोई ऑस्मोटिक लेक्सेटिव ले रहा है पेशेंट। एक ऑक्सफोर्ड में ना इसकी पिक्चर बनी हुई थी ओके। बड़ी अच्छी, जिसमें उसने ऑस्मोलर गैप के साथ नॉर्मल ऑस्मोलर गैप की कॉजेज लिखी हुई थी डायरिया की, और हाई ऑस्मोलर गैप कॉजेज, इसकी आप कॉजेज भी देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास 95 था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन लेजन इन पेशेंट विद सीलिएक डिजीज, वेलस एट्रोफी। ये हमारे पास बुक्स में मैंने आपको बताया था, लिम्फोमा का सिनेरियो बना हुआ था ड्यू टू सीलिएक डिजीज। उस पे तो उन्होंने मैंने आपको बताया था मेरे टॉक्स में 90% मार्क्स थे, तो उस पे तो उसने इतने सब, मुझे लगता है उस वाले स्टेशन में मेरे काम आए होंगे। उसमें जो बैठा हुआ था कंसल्टेंट, उसने हम सबकी मट्टी पलीत की हुई थी, तो उसने वो पूछ रहा था आगे से, वेलस एट्रोफी भी हमने उसको बता दिया सीलिएक डिजीज में होती है। अब वो पूछ रहा था लिम्फोमा कौन से टाइप का होगा, हमने बता दिया नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। आगे से उसकी भी सारी चीजें पूछ रहा था, हिस्टोपैथोलॉजी। अच्छा, तो उसने पता नहीं वो कहते हैं यंग कंसल्टेंट्स आर गुड, मतलब लाइक एग्जामिनर्स, लेकिन वो अच्छा नहीं था। वो हमारे पास CPSP मॉक में भी था, उस टाइम तो बहुत अच्छा बना हुआ था, स्वीट बना हुआ था, लेकिन एग्जाम के दौरान लिथल हुआ हुआ था। अच्छा, नेक्स्ट MCQ हमारे पास है 96।
A 25 years old female is diagnosed as having celiac disease on endoscopy with high anti-TTP Ig antibodies. A patient was started on gluten-free diet for 13 months, but symptoms not resolved despite compliance to gluten-free diet. What is the most common cause of non-responsive celiac disease? कहीं ना कहीं पेशेंट अनइंटेंशनल ग्लूटेन इनटेक कर रहा होगा जिसकी वजह से नॉन कंप्लायंस आई है। आगे इन्होंने बताया हुआ है कि आपके पास जो है वो टाइप 1 रिफ्रैक्टरी सेलिएक डिजीज और टाइप 2 रिफ्रैक्टरी सेलिएक डिजीज। क्या होती है ये रिफ्रैक्टरी सेलिएक डिजीज? अगर आपके पास रिफ्रैक्टरी डिजीज तब बोलोगे अगर मैल एब्जॉर्प्टिव फीचर्स आ रहे हैं और विलस एट्रोफी मोर देन 6 मंथ्स हो गया, ठीक है, डिस्पाइट स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू ग्लूटेन फ्री डाइट और नेगेटिव सीलिएक सेरोलॉजी के बावजूद भी फीचर्स ऑफ मैल एब्जॉर्प्शन आ जाना है। इसकी दो टाइप्स हैं पड़ता है, ठीक है, और वो डिपेंड करता है बेस्ड ऑन द इंट्राएपिथेलियल लिम्फोसाइट्स, उस पे डिपेंड करता है। 97 MCQ हमारे पास है, which of the following is the best site to take biopsy for the diagnosis of celiac disease? ये आपके पास सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, इस पे कहीं कहीं ना जेजुनम का भी लिखा होता है, लेकिन सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम का ज्यादा लिखा हुआ है। डॉक्टर उरूज, इसका टाइप 1 और टाइप 2 दोबारा बता देंगी? टाइप 1 टाइप 2 में आपके पास जो है ना इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स का डिफरेंस आता है, एक में ज्यादा होते हैं एक में कम होते हैं, एक ये डिफरेंस होता है। अच्छा, और आपके पास जो है ना सिलिक डिजीज भी मेरी अपनी जो पार्ट 2 में तैयारी करी थी मेरे साथ, उसकी बेटी को थी सिलिक डिजीज ना, तो वो बता रही थी कि एक सैंपल पे ना वो रिलाई नहीं करते जो है गेस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी, तो उसकी अपनी बेटी के भी बहुत वो कहती 2-3 सैंपल लिए थे बायोप्सी के, तो इन्होंने भी आगे लिखा मैंने जैसे 4 to 6 बायोप्सी शुड बी टेकन फ्रॉम डिसेंडिंग। 98 MCQ हमारे पास है, 31 years old female is presented with a history of weight loss associated with low grade fever, watery diarrhea for 6 months. एग्जामिनेशन पे emaciated young lady with right lower quadrant tenderness, जो सस्पेक्ट मैंने अभी आपको बताया था, राइट आपके पास आइलेक फोसा में दो चीजें, क्रोन्स या इलियोसिकल टीबी। हम जब मैथ्स की डीडीज करते थे ना, लाइक राइट साइड पे मैथ्स मिल रहा है तो दो डीडीज ऐसे बोलनी है, लेफ्ट साइड पे मैथ्स मिल रहा है तो डायवर्टिकुलाइटिस बोलना है, तो आप भी इंशाल्लाह इसी तैयारी करोगे फिर। तो अब यहाँ पे इलियोसिकल टीबी मिल गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टेस्ट टू कंफर्म योर डायग्नोसिस? इलियोसिकल टीबी में आपके पास जो है ना, यहाँ पे अब नाम ही इलियोसिकल टीबी का लिया हुआ है, तो आपको पता है इलियोक्लोनोस्कोपी विद बायोप्सी हो जाएगा, ठीक है, इसमें आपने कंफर्म डायग्नोसिस के लिए करना होता है। अच्छा, अब टीबी आप यहाँ पे क्लिनिकल साइट पे क्या कर रहे होते हो कि डिजीज इसकी पेशेंट की ठीक हो गई है टीबी, तो ये कैसे फॉलो कराते हो? ये उसमें पूछते हैं, क्लिनिकल में पूछते हैं, क्लिनिकल एग्जाम में। इसका मैंने ना एक अच्छे से नोट्स बनाए थे, किस किस चीजों से क्लिनिकल करते हो, रेडियोलॉजी के थ्रू करते हो, अगर और एक दो पॉइंट्स और थे वो मैं आपको भेज दूंगी। 99 MCQ हमारे पास है, 24 years। हाँ जी, राइटिलिक फोसा में एक आपने कहा कि क्रोन डिजीज का मास होगा, दूसरा किस चीज का? टीबी का। ओके। Next MCQ 99 है, 24 years old female has a history of iron deficiency anemia, was managed with oral iron supplements for 2 years, but still patient has low ferritin levels despite good compliance to medicine. Patient also complains of altered bowel habits with feeling bloated and tried all the times to suspect celiac disease. What investigation should be done? आपको पता है anti-TTG antibodies आपने करानी होती है, ये typical है। 100 MCQ हमारे पास है, which of the following is not a recognized association with celiac disease? हाइपोसप्लिनिज्म होती है, इसके साथ हाइपरसप्लिनिज्म नहीं होती। 101 MCQ है, an alcoholic patient with a history of recurrent thrombophlebitis involving upper and lower limbs. Which of the following malignancy is common associated with this condition? पैनक्रेटिक कैंसर जो है ना आपके साथ माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के साथ होता है। माइग्रेटरी, ये आपको टेबल फॉर याद आ जाना चाहिए। स्विट सिंड्रोम किसके साथ था? हाँ जी, स्विट सिंड्रोम किसके साथ होता है? एसोफेजियल कार्सिनोमा ना, मैंने आपको बताया था हमसे पहले वाले टॉक्स में स्विट सिंड्रोम आया था पिक्चर में, टाइलोसिस। 102 MCQ हमारे पास है, a patient presented with progressive worsening of jaundice with weight loss for 3 months. एग्जामिनेशन पे हेपाटोमेगाली विद जॉन्डिस, लैब्स है उसकी ALT 50, alkaline phosphatase is 900 and stool for occult blood positive. What is the most likely diagnosis? ये हमारे पास जो हमने कहा था कि आपके पास टिपिकल हिस्ट्री जो होती है CA हेड ऑफ पेनक्रियास की, वही वाली है। उसमें हेपाटोमेगाली के एक क्वेश्चन पूछते हैं CA हेड ऑफ पेनक्रियास में कि आपको कितने टाइप्स के मेट्स मिलते हैं, क्लिनिकल में पूछते हैं। 3 टाइप के मिलते हैं, 3 टाइप के मैसेज मिलते हैं। कौन कौन से? एक तो गॉल ब्लैडर, दूसरा लीवर के मैट्स पैल्पेबल हो सकते हैं, तीसरा इटसेल्फ CA पेनक्रियास। स्विट सिंड्रोम में ना आपके पास स्किन की टाइलोसिस, स्किन हाइपर जो है ना वो केराटोसिस हुई भी होती है।
ये एसोफेजियल कार्सिनोमा के साथ एसोसिएटेड होता है। 103 MCQ हमारे पास है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कोलोरेक्टल कार्सिनोमा? ये मैंने अभी आपको बताया था, रेक्टोसिग्मोइड जंक्शन आ गई। ठीक है। 104 MCQ है, पेशेंट 60 obese 62 years old patient in emergency with cramping abdominal pain for 2 hours associated with vomiting. रेक्टल एग्जाम उसका जो है ना, हार्ट रेट 125 विद इरेगुलर पल्स। अब आपके पास जब भी इरेगुलर एट्रियल फिब्रिलेशन के साथ एब्डोमिनल पेन दिया हुआ है तो मेसेंटेरिक इस्कीमिया रूल आउट करना है आपने हर हाल में। ये मेरे अपने सुपरवाइजर का फेवरेट क्वेश्चन था। ये मैंने आपको बताया था कि सीए हेड ऑफ पेनक्रियास में कितने टाइप के मैसेज मिलते हैं, ये आपसे क्लिनिकल में पूछते हैं अगर सीए हेड ऑफ पेनक्रियास का पेशेंट आ जाए। एक मैथ सीए हेड ऑफ पेनक्रियास का इटसेल्फ मिलता है एपिगैस्ट्रिक रीजन में, दूसरा आपको गॉल ब्लैडर पैल्पेबल मिलता है, तीसरा आपको लीवर के अंदर मैट्स मिल सकते हैं। ठीक है। 105 MCQ हमारे पास है, 45 years old male with a history of progressive dysphagia for 3 months, history of dyspepsia for 10 years which was managed with famotidine. Since dysphagia has started, dyspepsia and heartburn is better without any medicine. जब भी आपके पास डिस्पेजिया का स्टार्ट हो जाना और डिस्पेप्सिया का बेहतर हो जाना, ये स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन को शो करता है। ठीक है। यहाँ पे पैप्टिक एसोफेजियल स्ट्रक्चर बन चुका है पेशेंट को, इसका मतलब है। 106 MCQ हमारे पास है, 46 years old patient with a long standing history of heartburn undergoes endoscopy with biopsy of the lower esophagus which shows intestinal metaplasia with no dysplasia. What should be the best management? अच्छा, इसमें पास टेस्ट और पास मेडिसिन दोनों में कंट्रोवर्सी है इस वाले MCQ में। वो कहते हैं अगर आपके पास बेरेट एसोफेगस का डेवलप हो जाना विद डिस्प्लेजिया, कहीं पे वो कहते हैं जहां पे डिस्प्लेजिया आ जाना वहां पे आपने इंटरवेंशन करनी है। ठीक है। यहाँ पे इसने सेफ्रॉन ने भी पास टेस्ट वाले को फॉलो किया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे कोई डिस्प्लेजिया नहीं है तो सर्विलेंस है। पास मेडिसिन कहती है आपने मेटाप्लेजिया पे भी कुछ इंटरवेंशन कर देनी है, तो हमने सेफ्रॉन को ही फॉलो करना है। ठीक है, जो इन्होंने लिखा है आप उसको फॉलो करना है। 107 MCQ हमारे पास है, आर ट्रेवलर from America with multiple episodes of loose watery stools for 3 days not getting better with loperamide. Traveler's diarrhea में आपने सिंगल डोज ऑफ ciprofloxacin देनी होती है। ये हमें MCQ IMM में आया था। ठीक है। नेक्स्ट MCQ 108 है हमारे पास, which of the following test is used to confirm the diagnosis of malabsorption? fecal fat estimation आप करते हो, कितना लेवल आ जाता है इसमें? 10 ग्राम पर 24 आवर्स या 30 ग्राम वो 3 डेज का दे देते हैं। ठीक है, ये आपने कराना होता है। 109 MCQ हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट विल बी नॉर्मल इन ट्रॉपिकल स्प्रू? अब इसमें आपके पास ट्रॉपिकल स्प्रू में टर्मिनल आइलियम बायोप्सी नॉर्मल आ जाएगी। ठीक है। और आपके पास बाकी टर्मिनल आइलियम का इसलिए इसमें नॉर्मल है, इसका ये भी MCQ बहुत एक कॉन्ट्रोवर्शियल MCQ था जब हम IMM कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारे पास ये टर्मिनल आइलियम, क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन टर्मिनल आइलियम से पहले पहले इसका इफेक्ट रहता है। ठीक है। 110 MCQ हमारे पास, 47 years old alcoholic patient with severe abdominal pain for vomiting for 2 hours and labs were shows high amylase और lipase levels. आप पेनक्रेटाइटिस में आपको पता है रिंगर लैक्टेट देते हो, आप ICU सेटिंग में भी रिंगर लैक्टेट देते हो। ठीक है। गैस्ट्रो हमारी शुक्र है अल्लाह का खत्म हो गई है। आयशा पूछ रही है, देयर वाज अ क्वेश्चन अबाउट नो फाइंडिंग ऑन एंडो एंड देन पास मेडिसिन मूव टू कैप्सूल एंडोस्कोपी, व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ रिपीट एंडोस्कोपी? हमने इसको फॉलो करना है। ठीक है। CMDT से भी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास, हमने इसी को कंफर्म किया था कि रिपीट एंडोस्कोपी करानी है। और इसी तरह रिपीट एस्पिरेट कराना होता है पल्मोनरी प्लूरल एफिशिएंट में बिफोर गोइंग टू ब्रोंकोस्कोपी। ठीक है, ये दो तरीके से आते हैं इस तरह। फीकल फैट पर में कितनी है, कितनी समझ नहीं आया मुझे तुम्हारा क्वेश्चन। 3 डेज का आ जाता है 30 ग्राम, कहीं पे वो 3 डेज का दे देते हैं 30 ग्राम से ज्यादा, कहीं पे वो 1 डे का दे देते हैं 10 ग्राम से ज्यादा। 1 डे पे आपने 20 ग्राम बताया था ना? 10 ग्राम। 10 ग्राम, अच्छा अच्छा। अच्छा, आयशा कह रही थी कि हम लोग पल्मो स्टार्ट कर लेते हैं नेक्स्ट। पल्मो एक डिफिकल्ट है। ठीक है, पल्मो में समझने में टाइम लगता है, पल्मो रट्टी वाली चीजें भी बहुत सारी हैं, कौन से बैक्टीरिया हैं वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनियाज में, तो पल्मो में हमें टाइम लगेगा। तो पल्मो बड़ी भी दी हुई है, मतलब तकरीबन 150 MCQs हैं पल्मो के भी। ठीक है, 30 MCQs भी करें हम डेली तो वही 5 डेज में जाके खत्म हो गया हमारे। डॉक्टर रुरूज, एक चीज आपसे ये भी पूछनी थी कि मतलब जैसे अभी तक हम लोगों ने जो चैप्टर्स किए हैं ना,
मतलब जितने हम लोगों ने कर लिए हैं, जैसे हम लोगों ने गैस्ट्रो कर लिया है, सीवीएस कर लिया है, तो वो चैप्टर्स के बस टॉपिक्स एक आप लिख के दे देंगे उसमें व्हाट्सएप पे? वो तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो सकता, टॉपिक तो अब आपने खुद ही देखने हैं नहीं क्या नहीं, क्या है। टॉपिक नहीं, बस मेन चैप्टर्स, यानी हमने एक तो सीएनएस किया है। अच्छा, ये मैं लिख दूंगी आपको, ठीक है। ये हाँ, आपके ये पास, समझ मैं लो। अल मगरिबी की स्कीम लेके चलती हूँ, तो हमारे पास अल मगरिबी में 14 चैप्टर है, ठीक है। क्लिनिकल ठीक है, साइंसेज हम लोग नहीं करते होते, तो 13 चैप्टर बच जाते हैं उसके अलावा, ठीक है। 13 में ठीक से अब है। हमारे पास जो रह गया हीमाटोलॉजी, हीमाटोलॉजी और पल्मो रह गई है ना, ऐसे ही है ना, हीमाटोलॉजी हीमाटोलॉजी और पल्मो ही रह गई है ना, उसके अलावा तो कोई नहीं रहता। आयशा, मदीहा, डॉक्टर वहीद बताए, यही 3 रहते हैं ना हमारे। ठीक है, बस ये 3 रह गए यूनिट्स, इंशाल्लाह कोशिश करके इनको नेक्स्ट 3 या 15 2? डेज में 2 खत्म कर रहते हैं ना लेंगे। बस, पल्मो हीमाटोलॉजी ना? पल्मो भी रहती है, रूमेटोलॉजी। हीमाटोलॉजी भी, हेपेटोलॉजी भी हाँ, रहती है, रीमेटोलॉजी। अच्छा ठीक अच्छा है। अच्छा, सही 3 यूनिट्स सही रह गए, सही। तो ठीक है। चले इंशाल्लाह, फिर कल हम लोग, कल तो ऑफ है, परसों फिर हम इंशाल्लाह पल्मो स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ओके, चलो, ओके, ओके, अस्सलाम अल्लाह वालेकुम। हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।